O3 वाली डेफिनेशन है, वहां तक लिखने को बोला था, ठीक है। वहां से आगे आज का मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा कि एएस लेवल की क्या डेफिनेशन है क्या नहीं है। अब आप उसको अपनी कॉपी में लिखते हैं या आप इन्हीं नोट्स के अंदर जाकर ये जो O3 लेवल से जो अगला पेज है उसके हेडर पर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं कहाँ नहीं लिखते हैं ये अब आपकी मर्जी है जी। मैंने लिखवाना क्या है, मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि व्हाट इज डायनामिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट, is the study of motion with reference to forces. Okay. अब इसमें जो ये लफ्ज है कौन सा जी, मोशन, इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं, बहुत सारी। कौन कौन सी भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर स्पीड वेलोसिटी भी है, फिर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन भी है, और फिर मोमेंटम भी है। मुझे लगता है मैंने मोमेंटम भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है, किया कि नहीं किया भाई, मोमेंटम डिस्कस हुआ है। ओके, सो इससे रिलेटेड आपने क्या क्या पढ़ लिया जी, डी फॉर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वी फॉर स्पीड वेलोसिटी, ए फॉर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, पी फॉर मोमेंटम। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी हुई। ओके, फिर ये जो फोर्सेस हैं, ये फोर्स या फोर्सेस, फोर्स पढ़ाना है कि फोर्सेस पढ़ाना है। अब ये एक अजीब सा मसला है कि मुझे एक फोर्स पढ़ानी है कि मुझे ढेर सारी फोर्सेस पढ़ानी है। इसके लिए जब आपने न्यूटन के लॉज देखे थे तो, बल्कि 3 लेवल्स हैं हमारे पास फोर्स या फोर्सेस पढ़ाने के लिए। इसके लिए O1 का लेवल क्या था, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स समझा रहा है बच्चा क्या, इट इज द पुश और पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू द अदर, ये हो गया फोर्स का मतलब। फिर हमने कहा थोड़ा आगे चलो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, वो हमने पढ़ लिए। अल्टीमेटली क्या निकला, इट इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस क्या, एक्सेलरेशन। ये हमारा दूसरा लेवल आ गया। फिर हमने कहा यार थोड़ा और न्यूटन के लॉज में जाओ। न्यूटन के लॉज ने कहा जी पहले क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external unbalanced force is applied. Okay, फिर मैं कहा जी अच्छा, if an external unbalanced force is applied तो क्या होगा, तो the object will accelerate होगा, and the acceleration will be क्या, पता नहीं, directly proportional to the net force, to the unbalanced force। क्या जनाब साहब, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो किस पर डिपेंड करती है, वो एक फोर्स पर नहीं डिपेंड करती। अगर वो एक फोर्स पर डिपेंड करती है तो उस फोर्स को क्या होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए, या यूं समझिए कि सिस्टम पर एक्ट करती हुई सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट होना चाहिए। और उस रिजल्टेंट के लिए क्या टर्म इस्तेमाल की जाती है, नेट फोर्स की टर्म इस्तेमाल की जाती है कि देयर कैन बी अ लॉट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमें उन तमाम फोर्सेस का क्या निकालना है, उनका रिजल्टेंट निकालना है, उनका ओवरऑल फोर्स निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स निकालना है। तो जो नेट फोर्स होगा वो असल में क्या कॉज करेगा, या उसको कहते हैं क्या है, उस नेट फोर्स को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है जी, क्या कहते हैं, तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, हाँ, उसका ताल्लुक है किसके साथ, उसका ताल्लुक है एक्सेलरेशन के साथ। और वो क्या ताल्लुक है कि एक्सेलरेशन और नेट फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और एक्सेलरेशन जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इन सारी बातों को जब आप मिला देते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला डेवलप होता है, एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए वाला फॉर्मूला डेवलप होता है। यहां तक का मेरा लेक्चर आपके साथ हुआ है। इसमें से किसी ने कोई सवाल पूछना है तो रेज योर हैंड्स। हाँ, क्या सवाल सोच के बोलिएगा प्लीज। तो नहीं, सवाल गलत है आपका। सवाल का पहला जुमला बोलिए। मैं एक फोर्स लगाऊंगा इस टेबल के ऊपर, ठीक है, आप बोलिए क्या बोलना चाहती हैं आप। तब तक ये सिस्टम पे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, आपको नजर नहीं आ रही। एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ, एक सिस्टम खुद भी लगा रहा है, कौन सी, को फ्रिक्शन होगी। मैं इधर घसीटूंगा, फ्रिक्शन किधर करेगी, उधर करेगी, तो फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस्ड होंगी।
अब जब तक मेरी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं होगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स की एक पर्टिकुलर लिमिट हो सकती है कि जी वो इस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है, तो मैंने अगर मूव कराना है तो मैं जब तक इसके ऊपर 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक इस सिस्टम में नेट फोर्स डेवलप नहीं होगी। खैर, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब समझ आ गया है। मैं उस जवाब को सवाल को इग्नोर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त की सिचुएशन नहीं है, वो बाद में कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है भाई, एक्सेलरेट कराने के लिए सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए। उस अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए क्या क्या नाम इस्तेमाल कर सकते हैं? नेट फोर्स का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवरऑल फोर्स का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सम ऑफ फोर्सेस का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर के क्या नाम इस्तेमाल करें? बेहतर के क्या नाम इस्तेमाल करें? नेट फोर्स का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी। सो फोर्स नहीं, फोर्सेस पढ़ाई जा रही हैं, बल्कि ना फोर्स पढ़ा रहा हूँ ना फोर्सेस पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? नेट फोर्स पढ़ा रहा हूँ। अब आप उसको फोर्स समझे या आप उसको फोर्सेस का नेट समझे, ये आपकी मर्जी है। तो मैं फोर्स भी पढ़ा रहा हूँ और मैं फोर्सेस भी पढ़ा रहा हूँ, और इस फोर्स या फोर्सेस के कटे में फंसने से बेहतर है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं नेट फोर्स पढ़ा रहा हूँ। लो जनाब साहब, अब अगर मैं नेट फोर्स पढ़ा रहा हूँ तो आपने नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या डेवलप किया है? कहाँ से? फ्रॉम द क्या बोलते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ से आपने क्या फॉर्मूला डेवलप किया? आपने फॉर्मूला डेवलप किया m इंटू क्या? m इंटू ए। ठीक है जी, यहां तक आपकी आखिरी बात चल रही है। मैं यहां से आगे जाना चाहता हूं। यहां तक आपका ओ लेवल चलता है भाई, और ओ लेवल में ही जो मैं अगली बात करूंगा वो बहुत सारे बच्चे ओ लेवल में भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको ओ लेवल की क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मेरा दिल कर रहा है शायद मैं जो भी आपको फॉर्मूला समझाऊंगा कल या परसों के लेक्चर में मैं ओ लेवल को भी उसकी हल्की फुल्की नॉलेज दे ही दूंगा। वो क्या नॉलेज देनी है? मैं चाहता हूं कि इस फार्मूला में एक्सेलरेशन को क्या किया जाए? v माइनस यू ओवर टी से रिप्लेस किया जाए। जी भाईजान, क्या किया जाए जी? मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूला में, अब ये नोट करेंगे आप यहां से आगे, कहाँ नोट करेंगे देख लीजिए आप। ठीक है, मैं समझता हूं फोर्स का ये एएस लेवल है। अब जो मैं लिखूंगा उससे क्या निकलेगा? एएस लेवल वाली डेफिनेशन निकलेगी। क्या जनाब? एमए के साथ मैंने ए को क्या कर दिया? ए की जगह मैंने v माइनस यू ओवर टी लिख दिया। फिर इस m को क्या करूं? इससे भी मल्टीप्लाई कर लें और इससे भी मल्टीप्लाई कर लें। क्या बनेगा ये? m इंटू वी माइनस m इंटू यू ओवर क्या? ओवर टी। क्या होता है यार ये एम वी माइनस एम यू? नहीं, वैसे एम वी होता क्या है? एम इंटू वी क्या चीज है? मोमेंटम है। क्या है सर जी? दिस इज मोमेंटम। और कौन से वाला मोमेंटम है ये? नहीं कौन भाई, एम वी की बात कर रहा हूं, क्यों आगे जा रहे हो यार? m into v is final momentum, call it pf. m into u, its initial momentum pi whole divided by क्या? whole divided by t. हाँ, अब आप चाहो तो इसको क्या कह दो, अब आप बेशक इसको क्या बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? चेंज। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। नाउ कॉल इट डेल्टा p ओवर क्या? ओवर t इज इक्वल टू क्या? f नेट। ये लो जी, एफ नेट का जो आप फॉर्मूला दिमाग में बिठाएंगे बच्चों, वो क्या फॉर्मूला होगा? दैट मस्ट बी क्या? दैट मस्ट बी दिस के व्हाट इज इट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एग्जैक्टली। क्यों क्या तकलीफ है हमें? भाईजान, हमें तकलीफ ये है कि हम हर चीज को क्या करते हैं? रेट ऑफ चेंज करना चाहते हैं। हमारा काइनेमैटिक्स कैसे चल रहा था? स्पीड डिफाइंड एज क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी डिफाइंड एज क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डिफाइंड एज क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फिर फोर्स डिफाइंड एज क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी को मसला इस बात से? एक काम करेंगे जरा प्लीज, आप जरा वो जो मैंने आपको नोट शीट दी थी उस नोट शीट के पहले पेज पे जाइए जरा। उस नोट शीट के पहले पेज पे जाइए, जहां पे आपने क्या लिखा हुआ है? जहां पे आपने वो क्या बोलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस लिखे हुआ है। प्लीज टेल मी वहां क्या इफेक्ट्स लिखे हुए हैं? व्हाट इज द फर्स्ट इफेक्ट? इट कैन क्या? मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब क्या था? कि स्पीड बढ़ा सकता है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या था? कि स्पीड कम कर सकता है। फिर आगे की लिखा है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब सारी बातों का मतलब क्या था? इट कैन चेंज द वेलोसिटी।
तो अगर आपने इट कैन चेंज द वेलोसिटी के नीचे क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर मैं लिख देता इट कैन चेंज द मोमेंटम, तो एक काम करेंगे जरा प्लीज, जहां लिखा है ना इट कैन चेंज द क्या, नहीं जहां लिखा है इट कैन चेंज द वेलोसिटी, आप उसके आगे अगला एफर्ट क्या लिख दें, बजाय इसके क्या लिखें, इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, क्या लिख दूं, चेंज द वेलोसिटी में मोमेंटम चेंज नहीं होता, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m इंटू व्हाट इज m, वो तो चेंज नहीं होता, व्हाट इज v, अगर वो चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो अगर फोर्स ने वेलोसिटी चेंज करनी है तो उसका मतलब है सर ऑब्वियस बात है फोर्स ने मोमेंटम चेंज करना है, आप एक्सेलरेशन की तरफ किधर निकल गए। खैर वो भी सही बात है, गलत तो नहीं है, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है वो भी सही बात है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, सॉरी नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, हाँ दो बातें जनाब, दो बातें दोबारा सुनेंगे जी, गलत हो गया था। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक वर्जन है कि आप उसको क्या सोचें, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो मतलब फोर्स इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज होगी तो दूसरा वर्जन क्या है, मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं होगा, मोमेंटम क्या होगा, देखिए इस बात को प्लीज समझने की कोशिश करें, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना, एक्सेलरेशन चेंज होना मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन का क्या होना, प्रोड्यूस होना, तो हम कहते हैं फोर्स एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है, ऐसे ही है। वेलोसिटी के चेंज होने का दूसरा मतलब क्या है, मोमेंटम का चेंज होना, उसका मतलब ये नहीं कि मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं होता, मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, तो फोर्स इज एन एजेंट दैट व्हाट चेंजेस द मोमेंटम, दैट व्हाट चेंजेस द मोमेंटम, हाँ मोमेंटम को ज्यादा करना है कि कम करना है वो अलग बात है। तो अगर आप वेलोसिटी के चेंज से ही स्टार्ट कर जाते हैं, वहीं से दो कॉलम्स बना लेते हैं, क्या सर जी वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब क्या है, एक इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो एक तरफ आप कह सकते हैं फोर्स इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के चेंज होने का दूसरा मतलब क्या है, क्या मतलब है दूसरा, मोमेंटम चेंज होता है, तो इसका मतलब फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंजेस मोमेंटम। तो यहां से करते करते फोर्स वाज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यहां से करते करते फोर्स वुड बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसी को मसला है इस बात से। अब एक सवाल है, आप क्या लिखेंगे पेपर में, ए लेवल में अगर सवाल आता है डिफाइन फोर्स, और अगर आपने लिख दिया फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, दे विल अवॉर्ड यू 0 मार्क्स। हालांकि बिल्कुल सही लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, क्यों नहीं मिलेंगे नंबर, क्या कहा भाई जाओ, ओ लेवल में दिए थे ना तुम्हें नंबर इस बात की, ए लेवल में भी सेम बात के नंबर मांग रहे हो हमसे, ए लेवल में कुछ तो फर्क करो, कोई तो एडवांस बात करो, कोई तो एडवांस बात, अच्छा एडवांस बात भी किस, हालांकि एडवांस कुछ भी नहीं है, सेम है, बस एक वर्जन है कि वेलोसिटी के चेंज होने को ऑर्डिनरी लेवल में कहते हैं जी एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, वो कहते हैं एडवांस लेवल वाले क्या कहो उसको, तुमको जी मोमेंटम इज चेंज्ड, और फिर क्या कहो फोर्स को डिफाइन कैसे करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के तौर पर डिफाइन करोगे तो नंबर मिलेंगे, हाँ डिफाइन करोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन तो बात तो तुम्हारी ठीक होगी, हम तुम्हें नंबर नहीं देंगे। अब पता नहीं इस बात का मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, हालांकि सही बात है, वो कहता है इसमें से एक जुमला जो m इंटू ए वाला जुमला है ना, ये ऑर्डिनरी है, डेल्टा p ओवर t दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये थोड़ा एडवांस लगता है, और आप में से आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप अगर ओ लेवल में लिख कर आए हैं तो ओ लेवल में 99% लोग क्या लिखते हैं, m इंटू ए वाली डेफिनेशन लिखते हैं, देयर वुड बी ओनली 0.1% को बचा कर नहीं सर मुझे पता है, क्या पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लेकिन वो ओ लेवल में जुमला सिखाना बच्चे को रेट ऑफ समथिंग इतना आसान काम नहीं है, वो फिर भी भूल जाता है, उसको 1000 दफा पढ़ा के भेजते हैं कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या लिख आता है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वो निकलते ही नहीं वो पर यूनिट टाइम के चक्कर से, हालांकि वो भी सही लिखता है, नंबर उसको भी मिल जाते हैं, लेकिन वो ओ लेवल है ना, ओ लेवल में आप बस कुछ भी लिख दो, वो कुछ लिख दो, हाँ गजलें ना लिख कर आना, ठीक है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, उससे जुड़ी हुई बात किसी भी तरह से टूटी फूटी भी लिख दो तो नंबर, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो टूटा फूटा तो वो वैसे ही उसने आपको तोड़ देना है, फोड़ देना है, आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल सुथरा टिका के पूरी की पूरी बात लिखनी है, एज व्हाट, एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नेट फोर्स के लिए क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का लफ्ज इस्तेमाल करेगा, और वो स्पेशलिस्ट क्या कहेगा, मैं नहीं लिखना चाहता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों, स्पेशलिस्ट होगा ना, कहेगा भाई तुम खुद मतलब निकाल लो, किस चीज का, रेट का, कि फिजिक्स में
रेट हमेशा किसके साथ होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ होता है, ठीक है। तो जब उसको इतना पता होगा ना तो वो कहेगा जी मैं नहीं लिखता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एग्जामिनर क्या सही कर रहे हो तुम, ना लिखो। और अगर लिख भी देते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तुमने एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया है। अदरवाइज इट्स एनफ टू राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो कहने का मतलब यह है कि मैकेनिक्स में बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके बारे में एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे कि किस हिसाब से लिखें, रेट के हिसाब से लिखें। वो चाहता है रेट का मतलब निकालें। और अब एडवांस लेवल पे आके आपको रेट के वर्ड से डरना नहीं चाहिए। हालांकि ओ लेवल में भी था एक रेशो, रेट, प्रोपोर्शन, लेकिन वहां फंसे ही रहते थे, पता नहीं सर ये रेशो क्या होती है, तो रेट क्या होता है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है, ऐसा क्या होता है, रेशो क्या होती है। एनीवन हाथ खड़ा करके समझाएं मेरे सब, रेशो क्या होता है। हाँ, सेम क्वांटिटीज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनका रेशो लेते हैं, तो उसको रेशो बोलते हैं। रेट क्या होता है को, तो उसको क्या कहते हैं, किसी भी दो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं। ये तो फिजिक्स में है, मैथ्स में तो कोई भी दो डिफरेंट हो, मैथ्स में कोई भी दो डिफरेंट क्वांटिटीज हो उनको डिवाइड कर दो तो क्या होता है, रेट का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स वाले कहते हैं यार हम एक काम करेंगे, हम ना रेट सिर्फ किसको कहेंगे, हम जब टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो उसको रेट कहेंगे। वैसे प्रोपोर्शन क्या होती है, हाँ with the same magnitude, but what, जी जनाब साहब, वो कह रहे हैं if one quantity increases or decreases and then the other quantity also increases or decreases with the same what, असल में ना with the same लिखने की जरूरत ही नहीं है, इस एक्चुअली आपको इस जाने नहीं चाहिए था, आपको कहना चाहिए था इट्स एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। मतलब इतनी बात, प्रोपोर्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, दैट रिलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्वेशन। मतलब वो वहां से फिर आगे किस तरफ बात निकल जाती है, प्रोपोर्शन से रिलेशन, रिलेशन से इक्वेशन। हाँ, उसमें डायरेक्ट होगा कि इनवर्स होगा। अच्छा, उधर भी मसला हमारा फंसा हुआ है, कौन सा, हमें ना वो a इज प्रोपोर्शनल टू b, इसकी समझ पूरी है, a इज प्रोपोर्शनल टू b के स्क्वायर में ना थोड़ा मसला है हमारा, उसको मैं कहीं ना कहीं नोट्स बना के उसको मेंशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखते हैं मैं उसको किस दिन प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर, जिस दिन ज्यादा फंसूंगा ना प्रोपोर्शनैलिटी में, उस दिन वो कॉलम्स बना दूंगा कि a इज प्रोपोर्शनल टू b का मतलब क्या है, a इज प्रोपोर्शनल टू b के स्क्वायर का मतलब क्या है, a इज प्रोपोर्शनल टू b के क्यूब का मतलब क्या है। देखेंगे उसका क्या हिसाब लगाना है क्या नहीं। बहरहाल जो भी है, रेट का मतलब भी जी, M1 में कर लूंगा मैं, मैथ्स के मैकेनिक्स वाले पोर्शन में आखिरी चैप्टर में जाके जो आप कह रही हैं वो कर लूंगा, अभी नहीं कर सकता। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, दोबारा सुनेंगे प्लीज साहब, क्या पढ़ा रहा हूँ कि आपको डेफिनेशन किस तरह से करनी चाहिए, वो रेट वाली, कौन सी वाली, स्पीड के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और फोर्स के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां तक किसी को मसला है जी, एनीवन? सो एक बात आपने याद रखनी है कि एएस लेवल पर ना, तो जैसे देखिए ना, जब आपका O3 का लेवल था तो O1 की डेफिनेशन चलती है कि पुश और पुल लिख दें, हालांकि सही लिखा हुआ, क्या वहां पे वो भी चलता है, एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, वो भी नहीं चलेगा। हर लेवल पर अपने अपने लेवल की बात चलेगी। आई थिंक इस जुमले के सामने क्या लिखें, व्हाट इज दिस, अब लिखें जी, दिस नेट फोर्स इज डिफाइंड एज, क्या लिखें, नेट फोर्स इज डिफाइंड एज द व्हाट, नेट फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, क्या जी, चेंज ऑफ मोमेंटम। नेट फोर्स इज डिफाइंड एज द, क्या जनाब साहब, net force is defined as the rate of change of momentum। एंड इस जुमले को लिखने के बाद क्या लिख दीजिए, एएस लेवल। ये हमारी एएस लेवल की डेफिनेशन है। मुझे नोट्स वापस दिखा दीजिए, नोट्स दिखाएं वापस। अच्छा जी, जब हम नोट्स पे वापस जाते हैं तो हमने क्या कर ले जी, वहाँ पे न्यूटन का लॉ, पहला लॉ, दूसरा लॉ, फोर्स की डेफिनेशन, वो सारी बात हो गई है। इसके बाद आगे जो फोर्स के साथ लिखा है, डिराइव्ड है कि वेक्टर है, यूनिट्स ये हैं वो हैं,
मैं नहीं समझा रहा, ये आपको पता है कि ड्राइव्ड का मतलब क्या है, तो वेक्टर का मतलब क्या है। तो और मुझे तो लगता है आपने फोर्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा भी हुआ है, मैंने आपको वेक्टर्स पूरा पढ़ाया हुआ है, जिसमें वो ऐड कैसे करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो ये सारी बातें हमने वहाँ की हुई हैं, ठीक है। खैर उधर मैं वापस टॉपिक को जोड़ूंगा अभी, डोंट वरी, मैंने वापस अपने टॉपिक को उधर ही जोड़ना है। मैं किसी तरह इन में से निकलना चाहता हूँ, जो आपको मैंने हैंडआउट्स दिए हैं इनमें से किसी तरह से निकलना है। इनमें से कैसे निकले जनाब साहब? आई थिंक न्यूटन का थर्ड लॉ खत्म करके मैं निकलता हूँ इसमें से, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, मैं अपने नोट्स वाले सीक्वेंस पे जाऊँगा, ये आपके नहीं है, ये किसके हैं? ये ओ लेवल के हैं, ठीक है। और उसमें भी कुछ गलती हुई भी है, सीक्वेंस थोड़ा ख़राब था इसका शुरू में, मैंने आज सर उसामा को कहा वह इसका सीक्वेंस ठीक कर दें, दोबारा आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, चेक कर लीजिएगा, उस सीक्वेंस को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। बहरहाल पहला लॉ मैंने डिस्कस कर दिया है, दूसरा लॉ भी मैंने डिस्कस कर दिया है, ये तीसरे लॉ को भी पढ़ते हैं और इससे निकलने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। व्हाट इज थर्ड लॉ? ओ लेवल में क्या पढ़ा जी थर्ड लॉ के तौर पर? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जुमला गलत है जनाब, इस जुमले में गलती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, नो। इस हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो एक्शन और रिएक्शन तो दुनिया की कोई भी चीज़ हो जाएगी। मैं कल ओ लेवल को पता नहीं समझा रहा था कि दो लोगों की लड़ाई अगर होती है, एक बंदा अगर चपेट मारता है तो दूसरा क्या करता है? पुत्र वो तो 2-3 मुक्के मारते हैं, और जिसने 2-3 मुक्के मार दिए फिर अगला वाला क्या करेगा? वो भाईजान 2-3 बंदे ले आएगा साथ में, वो फिर 10-15 मुक्के मार के जाएगा, और फिर वो पहला वाला जो मार खाएगा वो क्या करेगा? वो शाम को भाईजान कहीं पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो वो बंदूक ले आएगा, ठीक है। तो लड़ाई करते करते कहीं वो तो अल्लाह के रसूल पे तो दुनिया चलती नहीं है, मतलब दुनिया चलती है, ये इंसान खोता नहीं चलता अल्लाह के रसूलों पर। वैसे अल्लाह का रसूल भी यही है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि आंख के बदले आंख है भाई, हाथ के बदले हाथ, और पता नहीं दांत के बदले दांत, समथिंग लाइक दिस, जान के बदले जान। बात करेंगे डायनामिक्स में, जब आप बात करेंगे और तब अगर दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करेंगी, तब जो एक ने दूसरे पर फोर्स लगानी है, हाँ उस वक्त दूसरा पहले पे क्या करेगा? उतनी ही फोर्स लगाए। इसको हम क्या कहते हैं? फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। और मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स के बजाय ऐसे लिख दूं, इफ एन ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B, then the object B will exert an equal but opposite force on object A। तो एक काम करें प्लीज, इसी पेज पे जाएं, ये वाले पर जी, इन नोट्स को खोलिए, जॉन न्यूटन का क्या लिखा हुआ है? न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा हुआ है, उधर ही उसके आमने सामने क्या लिखें कि सर जी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिखें इफ एन ऑब्जेक्ट ए, बल्कि मैं एक डायग्राम भी बना लें, क्या कर लें जी, वहां न्यूटन का थर्ड लॉ समझाने के लिए एक ऑब्जेक्ट ए बना लें, एक ऑब्जेक्ट बी बना लें, और अगर कोई भी किसी भी किस्म की फोर्स है, मैं इस वक्त टाइप ऑफ फोर्स में नहीं जाना चाहता, टाइप्स ऑफ फोर्स में बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ए और बी अगर आपस में चलें, कोलिजन की मिसाल ले लेता हूं, तो क्या होगा? ए एक फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पर? बी पर। इन दैट सेम मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन? बी भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पर? ए पर। जब दो गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट होता है, मतलब एक गाड़ी आगे जा रही है, पीछे से गाड़ी ने आके ठोक दी है, तो क्या अगली गाड़ी को जख्म आएगा सिर्फ? मतलब उसकी तो डिग्गी खराब होगी, पिछली वाली गाड़ी का भी बम्पर खराब होगा भाई, दोनों गाड़ियों का जो है नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि मारने वाले का नुकसान ही नहीं होगा, मैंने तो मारा है, मेरा तो नुकसान नहीं होगा, ठीक है भाई, नुकसान आपका भी होगा, हाँ आपका डबल नुकसान होगा। वो अगला वाला उतर के क्या कहे, चल भाई वर्कशॉप चल, मेरे पैसे जमा करा, ठीक है। तो आप अपनी वाली गाड़ी के पैसे भी जमा कराएंगे, और जिसको आपने मारा है उसकी गाड़ी के पैसे भी आप जमा कराएंगे, अनलेस अनटिल आप वहां से भाग जाए, ठीक है। तो अगर आप वहां से भाग जाएंगे, फिर पुत्र आपको 70 टाइम्स ज्यादा पैसे जमा कराने पड़ेंगे, हैं जी। किधर? कुछ चीज़ों का हिसाब जो यहाँ नहीं होता, वो हिसाब कहाँ होता है? वो वहाँ होता है, वहाँ का हिसाब बड़ा सख्त होता है, ठीक है जी। वहाँ वो बंदे ने कहना है, और अगर बंदे ने उसको ये अथॉरिटी दी, भाईजान जितना तुमने इससे हिसाब बराबर करना है तुम्हारी मर्जी है,
वहां इक्वल हिसाब का निजाम नहीं है। वहां अगर कोई फंस गया जी अल्लाह जी मुझे तो सब, जब तक इसकी सारी नेकियां नहीं मिलेंगी मैं तो उसको नहीं बख्शूंगा, फिर क्या करेंगे आप? फिर आप जाएंगे खड़े में और वो निकल जाएगा किधर? जन्नत। ठीक है, तो किसी के साथ ऐसा कोई मसला मत करिएगा कि जन्नत वाले दिन वो रुक ही जाए कि अल्लाह जी मैं तो, मेरे साथ तो इसने नाइंसाफी की है, तू कैसे बख्श रहा है इसको? ठीक, जिसको जो मार रहा होता है उसका भी हाथ लाल होता है। ठीक है, दर्द दोनों को होता है, बस मसला क्या है, एक को दर्द हाथ में होता है, दूसरे को दर्द गाल पे होता है। गाल का दर्द ज्यादा महसूस होता है, हाथ का दर्द इतना महसूस नहीं होता। दर्द उधर भी है, दर्द उधर भी होता है। सो यू नो कहने का क्या मकसद है, कोलिजन के दौरान if an object A exerts a force on object B, then the object B will also exert an equal force on object but in the, तो एक काम करो यार, ये अंग्रेजी लिखो यार, आई थिंक ये अंग्रेजी ज्यादा बेहतर है। कौन सी? if an object A क्या जनाब साहब, exerts a force on object B, वो नोट्स के अंदर जाके जो हैंडआउट्स है ना, उन हैंडआउट्स में जहां न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा हुआ है उधर ही थर्ड लॉ चेंज करके लिखिए। इफ एन ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B, then the object B exerts an equal but क्या, but opposite force, exerts an equal but opposite force on object A. If an object A exerts a force on object B, then what? Then the object B exerts an equal but opposite force on object A. इसके लिए मैं इसको यूं भी लिखवाना चाहता हूं कि एक फोर्स है जो कैसे लग रही है, जो A लगा रहा है ऑन B, और एक फोर्स है जो कैसे लग रही है, जो B लगा रही है ऑन A। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, बट क्या है? ऑपोजिट। ऐसे लिख दीजिए, फोर्स ऑफ A ऑन B इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ B ऑन A। A B B A मतलब A B मतलब फोर्स ऑफ A ऑन B, B A मतलब फोर्स ऑफ B ऑन A। दे बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जी नहीं, अभी एग्जांपलों में नहीं जा रहा है। एग्जांपल्स में जाने के लिए आप देख सकते हैं एक लाइन लिखी हुई है, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड लॉ वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो यस, हमें पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़नी पड़ेंगी। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बाद मैं इस टॉपिक पे जाऊंगा। आई थिंक मेरा अगला लेक्चर क्या होगा, अगला लेक्चर वुड बी अबाउट क्या, टाइप्स ऑफ फोर्सेस।